सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर्स ऑनलाइन विद डॉक्टर रश्मि राय। दोस्तों, हमारा ये शो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इस शो के जरिए हम आपको घर बैठे स्वस्थ रहने के तरीके बताते हैं ताकि आप संकट के इस समय में भी हिम्मत और विश्वास का दामन न छोड़ें और सुरक्षित रहें। तो आज फिर हम अपने शो में स्वागत करते हैं एज एहांस क्लिनिक मुंबई से जानी मानी डॉक्टर रश्मि राय का। डॉक्टर रश्मि राय लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक एक्सपर्ट है। इसके साथ ही वो इम्यूनिटी के क्षेत्र में भी काफी रिनाउंड हैं और एक्सपर्ट हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि राय का। डॉक्टर रश्मि, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू खुशबू, नमस्कार। डॉक्टर, हमारा पहला सवाल आज कोरोना के जो ऊपरी कवर है उसको लेकर है। वो सवाल ये कि क्या कोरोना अपने साथ आत्मग्लानि का भाव लेकर आया है? लोग इस बीमारी से तो परेशान हैं ही, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या वो पॉजिटिव मिल जाता है तो दूसरे लोग, बाकी के लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो क्या ऐसे में हम इस बीमारी को स्टिग्मा से जोड़ सकते हैं? यानी जैसे कि इस बीमारी को हम किसी लोग ऐसे देखते हैं जैसे किसी को कोई कलंक लग गया हो। क्या कहती हैं आप? जी, हाल ही में हमें डेटा ऐसे देखने आया है कि जो स्टिग्मा के वजह से या कलंक के वजह से कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं और केसेस जो हैं स्टिग्मेटाइजिंग की वजह से केसेस जो है वो हॉस्पिटल्स में बहुत ही लेट आ रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज, जैसे जब पेशेंट कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ चला जाता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, तब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ले जाते हैं क्योंकि लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है और एक स्टिग्मा भी इस पे एक अटैच हो रहा है। तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग इससे बिल्कुल भी, इस डिजीज या वायरस से बिल्कुल भी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। इस पे स्टिग्मा ना अटैच करें क्योंकि आप जितनी लेट अगर हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, अगर आपको जैसे आईसीएमआर ने बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस दिया हुआ है कि अगर आपको फीवर, कोल्ड और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी बुखार, सर्दी, बुखार, जुकाम या सांस लेने में आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें। इसमें स्टिग्मा, कोई भी प्रकार की स्टिग्मा अटैच करने की जरूरत नहीं है। और ये स्टिग्मा की वजह से आजकल ऐसे भी दिख रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जैसे आपके पहचान में आपको पता है कि ये पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव है और आप उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे और आप खुद भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे में क्या होता है कि इन्फेक्शन आप में भी आ जाता है और आप एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या एक डेंजरस कैरियर की तरह भी आप घूम सकते हैं और इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बहुत चांसेस होंगे फिर। तो आपको इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये तीनों सिम्टम्स है तो आप प्लीज हेल्थ केयर ऑफिशियल को आप प्लीज बता दें और आप टेस्टिंग के लिए जाए ताकि बहुत लेट ना हो आपके रिकवरी के लिए। जी डॉक्टर, यहाँ अभी खबर ये भी मिली कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है कोरोना के पॉजिटिव अगर आप मिल जाते हैं तो उसके इलाज के लिए। क्या कहेंगे आप? जी, आज दिल्ली सरकार ने हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल इसके बारे में चर्चा की। एक क्लिनिकल ट्रायल करने वाले थे वो और उन्होंने बिल्कुल बेशक किया 4 पेशेंट्स के साथ, जिसमें से सिर्फ अभी तक 2 पेशेंट्स के रिपोर्ट आए हैं। तो अब प्लाज्मा थेरेपी ये क्या है? ये एक खून का, हमारा जो खून है उसका एक पार्ट है। हमारे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा 4 तरीके के चीज होते हैं, जिसमें अगर आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन से गुजरे हैं, अगर आप पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, आप अगर आप हॉस्पिटल में नहीं एडमिटेड थे तो भी कोई बात नहीं, तो आपके ब्लड में जो है इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस एंटीबॉडीज से हम दूसरे कोरोना वायरस पेशेंट्स, जो नए पेशेंट्स जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें आपको ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है कि ब्लड हम सिर्फ 3 महीने में एक ही बार दे सकते हैं या बहुत सारा खून देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस हम आपको आपके सारे वाइटल्स चेक किए जाएंगे, आप कंप्लीटली फिट हो, एटलीस्ट एक 20-28 डेज का गैप देंगे, फिर आपको अस्पताल बुलाकर आपको बस एक थोड़ा सा अपना खून डोनेट करना है, जिससे आप वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका प्लाज्मा अलग कर देंगे और जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके बॉडी में
ये देने से जो एक साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे कहते हैं, जो कोरोना वायरस बिल्कुल ही फेफड़ों को जब अटैक करता है उसे कहते हैं हम साइटोकाइन स्टॉर्म, और जो पेशेंट्स वहां से वापस नहीं आते तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट हैं तो आप प्लीज आगे आइए और लोगों की मदद करें, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा हम बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। जी, तो चलिए ये भी एक तरीके का डोनेशन हुआ कि इस डोनेशन के जरिए ही दूसरों की मदद की जा रही है प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी मेरे पास है। फिलहाल राहुल हमारे साथ एक कॉलर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सर, सवाल पूछिए। मुझे ये जानना था जी, जैसे लोग तो अपने घरों में बंद हैं, लेकिन अब हमारी तो दुकान है जी दूध ब्रेड की, तो हमें पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है जी, तो हम क्या क्या सावधानी बरतें? जी डॉक्टर जी, सबसे पहले आप अपने दुकान के सामने जो है आप एक बैरिकेड जिसे हम कहते हैं वो डाल दीजिए, और बिल्कुल अपने दुकान के सामने सफेद रंग में सर्कल्स बनाइए और 3-3 फीट के डिस्टेंस पे वो सर्कल्स को बनाइए। जब आपके कस्टमर्स आते हैं दूध और ब्रेड लेने के लिए, एसेंशियल जो आपके जो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जब लोग लेने आते हैं तो लोगों को उसी स्पॉट में 3 फीट का डिस्टेंस बनाकर खड़े रहना है। और अगर कोई मास्क पहने, आप खुद भी मास्क और ग्लव्स पहने, और बिल्कुल ही डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें। जो सामान जिनको भी जरूरी है वो खुद आकर ले ले, या तो फिर आप 1-2 लोगों को ऐसे असाइन कीजिए जो डायरेक्टली जो ऑर्डर लेकर आप साइड पे रख दें। आप डायरेक्ट कांटेक्ट पे ना आए, और सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 3 से 6 फीट मेंटेन रखें। जी, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हर इंसान को बरतनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह के दुकानदार हो या फिर आम आदमी हो जो सामान लेने जा रहे हैं। ये कुछ सावधानियां जरूर बरतिए ताकि आप इस संक्रमण से, इस बीमारी से बचकर रह सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नजर आ रही हैं। आप हमारे लाइव प्रोग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों का जवाब डॉक्टर रश्मि राय जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे आप ले सकते हैं, जान सकते हैं वो तमाम तरीके, वो तमाम बातें जिनको करके आप घर पर स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और कोरोना के इस पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम बातें आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर, प्लाज्मा थेरेपी की बात आपने की कि इसके जरिए या प्लाज्मा डोनेशन के जरिए हम किसी मरीज को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर से एक बार प्लाज्मा डोनेट हो जाता है तो दोबारा उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या डाइट प्लान लेना होगा ताकि दोबारा से हम किसी और की भी मदद कर सकते हैं? जी देखिए खुशबू, प्लाज्मा थेरेपी जो है, जैसे मैंने कहा, ये ब्लड डोनेशन की तरह बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने समझिए, अगर आपने प्लाज्मा डोनेशन आज किया हुआ है तो अगर आपके शरीर में ताकत है, अगर आप इतने विलफुली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, तो आप अगर वापस 10 दिन में वापस जा सकते हैं और अपना प्लाज्मा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे वो आपके प्लाज्मा सेपरेट करके ले सकते हैं। और आप बिल्कुल ही ये जो प्रोसीजर है एवरी 10 डेज भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा, प्लाज्मा डोनेशन के पहले भी डॉक्टर्स आपकी पूरी तरह से हिस्ट्री लेंगे, आपके वाइटल्स चेक, ब्लड प्रेशर वगैरह सारे, आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, सब कुछ चेक होगा। अगर वो मानते हैं कि आप फिजिकली फिट है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, तभी आपका प्लाज्मा वो यूज करेंगे। जी, तो चलिए यहाँ पर तमाम सवालों के बीच एक कॉलर फिर से हमारे साथ आ गए हैं। पंकज पठानकोट से जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, पंकज पठानकोट से। जी पूछिए सवाल पंकज जी। पंकज जी, आपका टीवी की वॉल्यूम पीछे तेज है, इसी वजह से बात नहीं हो पा रही है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, उसके बाद जी सवाल कर दिए मैडम, वॉल्यूम कम कर दिए जी। आप सवाल पूछिए आप अपना। मैडम, मैं ड्राइविंग करता हूँ, प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, मुझे क्या सावधानी बरतनी? ड्राइवर हैं, प्राइवेट ड्राइविंग करते हैं, क्या सावधानी बरतें? जी, अगर आप प्राइवेट ड्राइवर हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी 2 चीजें, जैसे हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, दोनों चीजें आपको फॉलो करनी है। आप रोज गाड़ी में जब है आप अपना मास्क जरूर पहनना। अगर हो सके तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना जो स्टेयरिंग है, जहाँ पे आप रोज जिसे टच करते हैं, उस स्टेयरिंग को आप अपने हाथ पकड़ने से पहले आप अपने खुद के हाथ भी पहुंचिए और एक बार धीरे धीरे डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन जो है या आपके पास सैनिटाइजर है तो हल्के से कपड़े से उसे साफ कर दीजिए। और उसके अलावा आप
3 फीट और 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम या खांसी है तो आप अपनी ड्यूटी पे ना जाए, और प्लीज अपने जो ओनर है, जो आपके जो बॉस है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। और बिल्कुल डरिए मत, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जी, तो चलिए डॉक्टर, यहाँ पर मास्क के बारे में आप बता रही हैं कि मास्क हमेशा हमें पहनकर निकलना है और निकलना भी चाहिए गाइडलाइंस के मुताबिक भी। किस टाइप का मास्क हमें पहनना चाहिए? अभी तो मार्केट में काफ़ी सारे मास्क अवेलेबल हैं, जो मेनली जो N95 जो रेस्पिरेटरी मास्क जिसे हम कहते हैं, और एक हुआ आपका सर्जिकल मास्क। बट सरकार ने अभी हमें ये भी गाइडलाइंस दिए हैं कि आप घर में एक सिंपल क्लॉथ का भी मास्क बनाकर पहन सकते हैं, ताकि हम रिसोर्सेज पे स्ट्रेन ना डालें। तो जो मास्क की बात है, अगेन मैं कहना चाहूँगी, हर लोगों को, हर घर बैठे भी ज़रूरी नहीं है कि आप N95 मास्क पहने, या क्योंकि मास्क पहनने से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अपने हाथ मुंह पर या नाक पर या आंखों पे छूते रहते हैं, और मास्क निकालने के बाद भी आप वो कहीं मास्क कहीं रख दे और वो सरफेस इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्शन होने की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप घर पे भी एक सिंपल कपड़ा जो मुंह पर बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, या तो आपको, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग या सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं घर पे, तो आपको मास्क पहनकर बैठने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर, बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी मासूम होते हैं, ऐसे में बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है क्या? क्योंकि बच्चों को हम नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये थोप नहीं सकते कि आप इस मास्क को पहनिए ही पहनिए। आपकी क्या राय है? जी देखिए, जो 2 साल के नीचे के एज ग्रुप है, लेस देन 2 इयर्स, उनमें हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कंप्लायंस करेंगे मास्क पहनकर। और जो 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनमें आप मास्क बिल्कुल पहनाएं। जिन बच्चों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, श्वास लेने की जो तकलीफ की जो बीमारियां हैं, वो बच्चों को आप बिल्कुल मास्क ना पहनाएं घर पे बैठे बैठे, क्योंकि उन्हें और तकलीफ हो सकती है। मास्क का जो कॉन्सेप्ट है ये है बच्चों में भी कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड ना करे। तो बच्चों को अगर आप मास्क पहनाना भी चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा फेस क्लॉथ, जैसे मैंने कहा, एक टी शर्ट का कपड़ा जो अगर आपने काट कर अपने फेस मास्क बनवा दिया तो भी ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को बाहर ना ले जाए तो वो बेहतर है। और कहीं क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, तो बेशक मास्क उन्हें पहनना ज़रूरी है। 3 से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। और बच्चों को भी ज़रूर, जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर एजुकेट कीजिए कि हम इस टाइम पे मास्क क्यों पहन रहे हैं। और उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल, आप खुद एक पेरेंट्स की तरह उनके लिए एग्जाम्पल बनना है। अगर आप खुद रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर भी रूल्स फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है डॉक्टर। और इसी बीच राजकुमार जी संगरूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक कॉलर है। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, राजकुमार जी से संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर, यहाँ हम, क्योंकि अब इस पीरियड में ऑफिसेज भी नॉर्मली बंद हैं, जो घर वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या हमें अपने फ़ोन्स को, या जो कंप्यूटर्स हमारे घर में हैं या लैपटॉप्स जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उनको भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए? जी देखिए खुशबू, मुझे तो बहुत कॉल्स आते हैं आजकल मेरे पेशेंट्स मुझे फ़ोन कर कर पूछते हैं, डॉक्टर हम अपने लैपटॉप को सैनिटाइज कर दे, फ़ोन को सैनिटाइज कर दे। मैं कहूँगी कि अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से प्यार है तो आप प्लीज़ अपने लैपटॉप वगैरह को सैनिटाइज मत कीजिए। ये बहुत ही महंगी चीज़ें हैं और इस टाइम पर अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया या मोबाइल खराब हो गया तो आप बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि शॉप सारे बंद है। तो इसके लिए आप एक बेसिक हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए कि आपने लैपटॉप को यूज़ करने से पहले खुद एक हैंड हाइजीन का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अपना लैपटॉप शेयर ना करें। सिमिलरली विथ फोन भी, अगर आप अपना फोन टच करते हैं तो आप अपने हैंड हाइजीन को यूज कीजिए। बात रही लैंडलाइन फोन की, जो घर पे सभी यूज करते हैं, तो लैंडलाइन फोन जो है आप उसको जरा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से कपड़े से हल्के से साफ कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं फैमिली में। बट जो अपने मोबाइल और अपने जो पर्सनल गैजेट्स है, अगर आप उसे शेयर ना करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, तो इससे भी काफी आपको
कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं होगी क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। डॉक्टर इसी बीच हमारे साथ द्वारका नाथ जी पठानकोट से जुड़ रहे हैं। द्वारका नाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी सर, पूछिए सर सवाल। हम ये पूछना चाहते हैं, जो सैनिटाइजर है कितने दिन के लिए करना होता है? थोड़ा क्लियर बोले, थोड़ा आराम से बोलें। जी, जो सैनिटाइजर करते हैं आप हम सड़कों पर गलियों पर, कितने देर के बाद करना होता है? आपका सवाल हमें समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है, आप थोड़ा रुक कर संभल कर अपना सवाल पूछिए। अच्छा, उनका सवाल ये है कि सैनिटाइज कितनी देर के गैप में हमें करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी जी। तो अगर आप घर पर हैं, बाहर नहीं जा रहे, काम पर नहीं जा रहे और आप सिर्फ रोजमर्रा की चीजें जैसे ग्रोसरीज या सब्जी कुछ लेने बाहर निकल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि आप वापस आने के बाद, घर पे वापस आने के बाद अपना हैंड सबसे पहले सैनिटाइज कीजिए, साबुन के पानी से धोइए, एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आप अपना हाथ धोइए। अपने जो कपड़े हैं वो साबुन के पानी में बिल्कुल आप धो दीजिए, और आप अगर हो सकते हैं तो आप खुद भी एक शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप घर पर ही है और अगर आपके घर में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा करके हैंड सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके हाथ भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे और आपको दूसरी चीजें का दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हाथों में ड्राइनेस हो सकता है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकता है। तो आप बिल्कुल ही इसे अगर आप घर पर है, सेफ है, बाहर जाना आपका नहीं हो रहा, तो आपको बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइजर करते रहें। दिन में आप 1 से 2 या 3 बार, अगर आपको बाहर जाना है या अगर आपने कोई ऐसा सरफेस टच किया है कि जहां से आपको हैंड सैनिटाइजेशन की जरूरत है, अगर आपने कोई डिलीवरी पैकेट लिया है या पैकेज लिया है, तो आप अपना हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। घर बैठे आप प्लीज ये रिसोर्सेज वेस्ट मत कीजिए। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी सर, थोड़ा जोर से बोलें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार सर, सवाल पूछ सकते हैं आप। भूपेंद्र जी, शायद आपकी टीवी की आवाज तेज है, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है। हेलो, नमस्कार जी। हाँ सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर रश्मि आपको सुन रही हैं, पूछिए। सवाल नहीं करना चाहता है, कहने कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। हेलो जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आपकी आवाज समझ मुझे नहीं आई है। चलिए खैर, किसी वजह से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर, एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लगातार 96 पर ही रहे और बहुत ही कम वो ऊपर नीचे हो, बट उसका बेस 96 रहे, तो क्या करना चाहिए? क्या ये ठीक है या इतना में कोई परेशानी नहीं है या चिंता का विषय है? जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो बेशक 96 to 98 डिग्रीज तक बिल्कुल ही नॉर्मल है, और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 96 है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ही परफेक्ट बॉडी टेम्परेचर है और आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी अच्छा, ठीक है। डॉक्टर, आजकल का दौर ऐसा है, आपके और हमारे आमतौर पर सभी के घर पर जो वर्किंग होते हैं या नॉन वर्किंग भी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो मेड्स हो, चाहे वो कुकिंग वाले हों, वो सब लोगों का आना जाना फिलहाल बंद हो चुका है। लेकिन एट दिस पीरियड क्या हमें उनको कुछ प्रिकॉशंस के साथ दोबारा से घर पर बुलाना चाहिए? क्या शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जो ये लॉकडाउन 2.0 वर्जन है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर बैठे, क्योंकि हमने लॉकडाउन, सरकार ने लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम थोड़े रिलैक्स हो जाए और अपने जो पहले जो रूटीन था लॉकडाउन के पहले, बस हम अपना वो सारा करना शुरू करें। अगर आपको ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया है तो एक वजह के लिए एक्सटेंड किया है कि मामला गंभीर है।
तो सबसे पहले तो अगर आप यूज टू हो चुके हैं बिना अपने सर्वेंट और हाउस हेल्प के काम करने से, तो मैं कहूँगी कि आप ये प्लीज कंटिन्यू रखें। अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई भी चॉइस नहीं है और आप अगर अपने वर्कर्स को घर के अंदर बुलाना चाहते हैं, तो इसमें दो चीज है। एक ये कि आप खुद को भी काफी रिस्क इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये चेक करना बहुत ही जरूरी, जो आपके घर के जो वर्कर है क्या वो एक हॉटस्पॉट एरिया से बिलोंग करते हैं जो रेड जोन है अभी। तीसरी बात, अगर आप उन वर्कर्स को घर पे बुलाइए जिस चीज के लिए आपको बहुत जरूरत है। तो अगर वो आते भी है, अगर आपके हाउस हेल्प घर पर आते भी है, तो उनको दो चीज बेशक प्रोवाइड कीजिए। एक है साबुन और दूसरा होगा मास्क। तो वो घर आने से पहले हैंड हाइजीन और मास्क पहने, और घर में काम करने के बाद भी साबुन से हाथ धोकर मास्क पहने। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर वो उन्हें आपको ये भी एजुकेट करना चाहिए कि अगर उन्हें सर्दी खांसी या कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो तो आपको बेझिझक बताएंगे और बिल्कुल भी ना डरे, और एटलीस्ट 5 दिन तक उनको काम पर मत बुलाइए। और एक बात आपको ये जरूर उनको बताना है कि अगर वो काम पर नहीं भी आते तो आप उनका सैलरी नहीं काटेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई वर्कर्स अपने सैलरी की वजह से भी शायद कि बॉस काट देंगे, तो मैं छुपा देता हूँ ये बात अगर मुझे जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हाउस हेल्प या अपने वर्कर्स को ये जरूर एक रीअश्योरेंस दे कि आप अगर काम पर नहीं भी आए, अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो हम आपकी बिल्कुल सैलरी नहीं काटेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जी रश्मि जी, समय हमारे पास बिल्कुल कम है, आप जल्दी से 2 लाइनों में हमें अगर हो सके तो कोई आयुर्वेदिक टिप हमें जरूर दे दीजिए। आयुर्वेदिक टिप अगर जो सरकार ने भी हमें जो बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो वेबसाइट है आप उसे रेफर कर सकते हैं, और वहाँ के जो थोड़े बहुत टिप्स हैं वो ये है कि आप अपना जो खाना पका रहे हैं तो उससे मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि आपने पूछा आयुर्वेदिक टिप के लिए। तो आप अपना खाना बनाते वक्त धनिया, जीरा, हल्दी, इन चीजों का इस्तेमाल करें। आप जिसे हम एज ओल्ड ट्रेडिशन से आपकी जो दादा नानी जो काढ़ा बनाकर पीते थे, तो वो काढ़ा बेशक आप अभी यूज कीजिए। उस काढ़े में आप ड्राई जिंजर, रेजिन्स और तुलसी के पत्ते पानी में उबाल कर उसे आप पी सकते हैं। उसके अलावा आप इम्यूनिटी के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पेशेंट से, इम्यूनिटी जो है शब्द ये आपके किचन में से शुरू होता है। आपका किचन ही आपका फार्मेसी है। तो एक बैलेंस डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और एडिक्वेट एक्सरसाइज, ये 4 चीजें आपको इस टाइम पर फॉलो करना है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ कोरोना के इस पीरियड में कैसे स्वस्थ रहे तमाम सवालों के जवाब लेके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि राय आपका, और आप सभी का भी। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम।